अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और दुआ गो हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपके दिन की शुरुआत जो है वो बहुत ही हसीन तरीके से हो। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएं। अल्लाह करे कि आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हों। आई एम श्योर कि आज की सुबह का आगाज़ तो बहुत अच्छा होगा। जितनी भी ख़वातीन हैं उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में भेज दिया होगा। गर्मी का मौसम है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि आप हाइड्रेटेड फील करें, क्योंकि मैं खुद भी जब अभी ऑफिस के लिए आ रही थी तो बहुत ज़्यादा रास्ते में इतना हबस, इतनी गर्मी थी, तो आपको दिल चाहता है कि बस कुछ ना फटाफट ठंडा या तो आप खा लो या पी लो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे ही आप फ़ौरन गर्मी से घर आते हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल होने का मौका दें। उसके बाद कुछ भी इंटेक करें। पानी पिएँ तो बहुत छोटे छोटे घूंट के साथ पिएँ ताकि आप सेहतमंद रहें, आपको किसी भी तरह की कोई मसला या कोई बीमारी ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इसमें आपकी सेहत का और आपका तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे मौज़ूआत लेके आएँ या कोई भी ऐसी हम आपके सामने जो है वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफा भी करे और आपकी ज़िंदगियों को भी आसान करे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको बहुत खुश व खुर्रम रखे। आज मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी सलमान साहब को, उनकी बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को शाद और आबाद रखिए, ढेरों खुशियाँ आपका मुकद्दर हों और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी को खुश खुर्रम तरीके से गुजारें। तो अब मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सलमान साहब को फिर से एक बार जो है वो ढेर सालगिरह की मुबारकबाद, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ और खुशियाँ लेकर आए। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम सब जानते हैं कि चाहे ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, महंगाई बुरी तरह से हम सबको मुतासिर कर रही है, चाहे हमारे घर की, क्योंकि आम जो शहरी का मकसद है, हम हर रोज़ इसी पे बात करते हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान है, ये सबका जो है वो बुनियादी हक है और इसी पे सबका फोकस होता है कि बढ़ती हुई महंगाई में किस तरह से एक्सेल किया जाए, किस तरह से अपने घर को चलाया जाए, किस तरह से हम जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि परेशानियाँ बहुत हैं और उसका हल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आमदन बहुत ही कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। जो घर की ख़वातीन हैं वो घर के मर्द हज़रात से कहती हैं कि मतलब सब्ज़ी के भाव बढ़ गए हैं, उनको ज़्यादा खर्चा चाहिए, बच्चों की तालीम का खर्चा है और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। मतलब किसी के रिश्तेदारों में कोई गमी खुशी का हो जाना, आना जाना, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन क्या है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उतनी ही तेज़ी से जो है वो आमदन कम हो रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए और क्या सूरत हाल है मौजूदा, इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं इमरान असलम। आपको बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें हमारी रिपोर्टर हैं खिलजा लियाकत, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मिजाज गिरामी कैसे हैं, खैरियत हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जाहिर बात है हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम ही में से हम हैं। खुद के लिए कितना मुश्किल हो गया इस पूरे सिनेरियो में सर्वाइव करना, पहले मैं इमरान आपसे जानना चाहूँगी। देखें, बतौर शहरी आई थिंक इट्स टू मच डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस इन्फ्लेशन रेशो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन रेशो है उसमें तमाम जो तबका है वो मुतासर हो रहा है, जिसमें स्पेशली जर्नलिस्ट भी मुतासर हो रहे हैं। कुछ ऐसी जो है वो इनिशिएटिव नहीं लिए गए जिसमें जो है वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल तो जैसे बनाया गया था, क्योंकि इसके साथ साथ सहाफ़ी भी जो है वो जिसे कहते हैं कि सहाफ़त रियासत का चौथा स्तून है, तो उस हवाले से सहाफ़ी को भी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं। जब घर में कुछ लेके नहीं जाते तो जो बेगमात की बहुत सी ख्वाहिश होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, उन पे पूरा उतरने के लिए जो है वो मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है हर आम आदमी के लिए। तो हम तो फिर भी चले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन सबसे जो अलमिया ये है वो जो मज़दूर जो बैठे होते हैं मजदूरी की तलाश में, जिन्हें योमिया उजरत की तलाश में, उनको मजदूरी नहीं मिलती, फिर जब वो खालियात घर को वापस लौटते हैं तो वो बहुत एक अलमनाक सिचुएशन है। हम उसको कर्ब को बयान नहीं कर सकते कि जिसकी रोटी का दारोमदार, कमाने का दारोमदार ही उसके जो पैसों से है, अगर वो ही नहीं होगा तो वो किस तरह मतलब अपने घर का गुजर बसर कर सकेगा। तो ये सिचुएशन है जिसमें जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, अभी फैसलाबाद की हम बात कर लें तो कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे 32,000 उजरत मिल रही है, कहीं भी नहीं है, ना ही लेबर डिपार्टमेंट, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है।
तो इन तमाम का जो दारोमदार है वो आम आदमी पे है। आम आदमी 32,000 अगर कर दें तो फिलहाल तो 50 तक भी आपका मंथली पैकेज नहीं बन सकता। आप कुछ मुझे बजट बना के दिखा दें, नहीं बन सकता। चलें फिर भी कम से कम 32 उजरत है, नहीं मिल रही 32,000, 25,000 दे रहे हैं, बाज़ औक़ात तो 18,000 भी दे रहे हैं, 14,000 भी दे रहे हैं। तो इस इन्फ्लेशन रेशो में मैं समझता हूँ कि स्ट्रिक्टली एक्शन जो लेना चाहिए, कुछ रिलीफ जो है वो देने चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो कम से कम आप ये जो रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली अशियाँ हैं, जिसमें ये जो सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, और हम ऑफिस आते हैं तो पेट्रोल डलवा के आते हैं, पेट्रोल कम कर दें। और आसाइशों के लिए हम रात को सोते हैं, कम से कम बिजली की जो कीमतें हैं आपने फी यूनिट बढ़ाई हैं वो कम कर दें, ताकि इन सिनेरियो में हमें पता चले कि कुछ ना कुछ जो है वो सेक्टर्स में हमें गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, तो हमारी जेब पे जो अखराजात है वो कम पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ रेवेन्यू कम है, अखराजात जो है वो ज़्यादा है। तो इस दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना, और इसी जो है सिचुएशन को देखते हुए बहुत से हमारी जो यूथ है वो बाहर का रुख कर रही है, फॉरेन कंट्रीज़ का, कि कोई फ्यूचर जो है हमें वहाँ नज़र आए। क्योंकि पाकिस्तान का तो कुछ सिचुएशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, कुछ कहीं भी, ना तो जॉब सेक्टर्स के हवाले से, ना कुछ रिलीफ सेक्टर्स के हवाले से, ना ही कुछ ऐसे सब्सिडी प्रोग्राम है जिससे वो इस्तेफादा हासिल कर सके। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी, हम भी इसका जो है वो सामना करना पड़ रहा है हम सबको बतौर शहरी। कम से कम हमें एहसास होना चाहिए, उन मसाइल को उजागर करना चाहिए कि आया ये हमारी ज़िंदगी पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज होती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन तमाम जो कर्ब का सिनेरियो इससे निकालने के लिए तो मसीहा आए। मसीहा यही है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अभी तो सबकी नज़रें तो इलेक्शन की तरफ है कि इलेक्शन आए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक आपकी जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं होती तब तक आपका जो है वो इस्तेकाम नहीं होता। हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम शुरुआत से जो चाह रहा है, आप शुरू से ले लें, अब तक ले लें, कोई जो है वज़ीर आज़म जो है कोई है जो अपनी मुद्दत पूरी कर सके, लेकिन नई मुद्दत पूरी कर पाए। तो सियासी अदम इस्तेकाम के बायस ये चीज़ें जो है अनसर्टन सिचुएशन हो जाती है। तो अभी आप देख लें कि निगरान गवर्नमेंट है और सदर ने भी कह दिया कि जनाब इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तरफ बढ़ें। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, प्रॉपर जिसे कहते हैं गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो कुछ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स नहीं लिए जा सकेंगे। क्योंकि वैसे भी देखने में लगता है कि जर्नलिस्ट हैं तो बड़ी आसान ज़िंदगी है, जाते हैं माइक पकड़े, लेकिन हम वो है कि हम जो है दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। हम उन मिसाइल से जूझ भी रहे होते हैं और उन मिसाइल को जो है वो हुकूमत के सामने रखने की कोशिश भी करते हैं। फिर इस हवाले से मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि फ़ीमेल का जर्नलिस्ट होना भी ये जो है ना, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक हिम्मतमंदाना जो है ना वो इक़दाम होता है। और हमारे पाकिस्तानी माशरे में सर्वाइव करना, लोगों में जाना, उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं, कि पर्सनली आपकी लाइफ कितनी इफेक्ट हुई है। और फिर क्योंकि सारी बात है जिस चीज़ से हम कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। एक तो आपने बहुत अच्छी बात की, महंगाई को हम लोग देख रहे हैं। महंगाई तो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हम लोगों का काम है दूसरों की इश्यूज़ को हाईलाइट करना। तो हम मैक्सिमम जितना भी होते हैं उनकी इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, उनकी इश्यूज़ को लेके चलते हैं। अब महंगाई पर्सनली हमारे खुद के भी इश्यूज वही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे इश्यूज नहीं है। और फिर ये कि आम जो आवाम है उनको लग रहा होता है कि माइक पकड़ के आगे बात कर ली, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो हमसे वाबस्ता होती हैं। तो लोग जो होते हैं उनको लग रहा होता है कि सारे शायद जो इश्यूज है अगर हम माइक लेके चले गए तो शायद सारी पावर ये हमारे हाथ में कहीं ना कहीं होती भी है, लेकिन उनको होता है कि एट द स्पॉट जो है वो उनकी जो चीज़ है वो हल हो जाए। तो हमारी तो कोशिश होती है कि जितनी दफ़ा हो सकता है हम उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करें और एज सून एज पॉसिबल जो है हमारी हुकूमत जो है उसकी नज़रों में वो चीज़ है और वो चीज़ जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे। लेकिन लोगों का बहुत जगह, अब जैसे मैं बिजली बहुत देर से बढ़ रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो लोगों का ये बहुत डिक्लेरेशन देखने में आता है। वो बोलते हैं अच्छा आप तो करने तो आ गए हैं, तो ये कितनी देर में हल हो जाएगा, ये तो हमने पहले भी किया था, हमारा इशू तो हाईलाइट नहीं हो रहा। तो मतलब लोग जो है वो कहीं ना कहीं मायूसी का भी बहुत शिकार हो रहे हैं। बहुत सी हम प्राइसेस ऐसे देखते हैं जो कम होती भी दिखाई दे रही है। आटे की कीमत जो है वो भी पहले की निस्बत जो है बहुत बेहतर हो गई है, चीनी जो है वो 160 पे आ गई है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम डिक्लेरेशन देखें 4 महीने पहले जो महंगाई इन्होंने की थी अभी भी उस स्टेज पे तो नहीं आई है ना, मतलब एकदम से ये कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, फिर एक जो है बहुत मामूली सी जो है वो उसमें कमी आती है जो वो है ना होने के बराबर है।
इसी तरह हमारे जैसे यूट्यूब अगर कमी आती भी है तो एक चीज में अगर कम 1 या 2 रुपए हो रहे हैं तो दूसरी चीजों में वही 2-3 रुपए का इजाफा कर दिया बिल्कुल जाता ऐसे है, तो वो जो है ना वो बैलेंस हो जाती हैं चीजें। और नहीं, वो आगे इस तरह से रही है, लेकिन एक अगर चीज जो है ना, मतलब पहले उसको बढ़ा देते हैं 40-50-100 रुपए तक बढ़ जाएगी, बाद में अगर आप 40-50 कम भी करें तो वो भी हमारी आवाम को ये धोखा देने वाली बात है कि आपकी जो महंगाई कम की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो फर्क पड़ा है महंगाई से, बहुत सी हमारी सोसाइटी में अगर देखें बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए हैं, बहुत से लोगों ने खुदकुशियां की है, बहुत से जो है वो ऐसे केसेस हैं, क्राइम केसेस बहुत बाहर आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो मजबूर हो कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना पेट के लिए आप अपने काम करें, तो आपको कहीं ना कहीं वो काम कर लें। और इसी एक एंगल से हम एक और चीज देख रहे हैं, आपने घर जाना है, आप सारा दिन काम कर रहे हैं, तो घर जाके आपने सुकून से बैठ लें, कभी बिजली नहीं है और अगर बिजली आ रही है तो वो कहते हैं फिर बिल इस तरह से आ रहे हैं कि आवाम जो बहुत ज्यादा परेशान है, और वो मसाइल जो है वो आवाम भी देख रही है और हम भी उन चीजों को जो है वो खुद भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। जैसे कि इमरान ने भी बात की कि यूथ जो है वो इस टाइम पे मायूस होके वो इस चीज़ को जो है वो प्रेफर कर रही है कि माइग्रेट कर जाएं, क्योंकि महंगाई का डायरेक्टली असर उनके फ्यूचर पे पड़ा है। या तो हो ना कि आपके सर्वाइवल के लिए भी कुछ है, यहाँ पे आप किसी न किसी तरह से सर्वाइव कर जाओ और फिर से यहाँ पे वही बात है कि इतनी बेरोजगारी है, इतने मसाइल का सामना है कि गरीब बंदा कहते हैं कि अगर उसके पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद या कोई सेविंग है वो लगाए और जो है वो अब्रॉड चला जाए। तो इस माइग्रेशन के अमल को भी हम जो है वो किस तरह से रोकें, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल होगा तो ही माइग्रेशन का अमल को शायद इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अगर पिछले साल की निस्बत हम लोग कंसीडर करते हैं, इस साल जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और हम लोग अगर उसकी एवरेज भी निकालते हैं तो 30 to 40% जो इमिग्रेंट्स इस साल भी बढ़े हैं। बहुत से लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, पहले तो ये था ना कि सबका स्पेसिफिकली है कि एलीट है जिनके पास पैसे हैं वो जा रहे हैं, अब तो वो लोग जिनके पास शायद कुछ है भी नहीं, अपनी हर चीज जो है यहाँ से सेल आउट करके, या उनकी पहली प्रायोरिटी है कि हम मूव कर लें। उनको शायद लगता है कि बाहर जो है हर चीज बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना वो महंगाई बढ़ती है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब तक हम उस जगह पे जाते नहीं है तो हमें लगता है कि चीजें बहुत इजी हैं। हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल, जितने भी मेरे खुद भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं तो वो लोग बताते हैं कि पाकिस्तान, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जिस तरह के भी हालात है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, वो अपने ही, आप कितनी मुश्किल में हो ना आप सर्वाइव कर जाते हैं। अब्रॉड में कोई आपको पूछने वाला नहीं होता, वहां पे आप तन तनहा खुद ही हो, आपने हर चीज खुद करनी है, घर खुद मैनेज करना है, काम खुद करना है। तो जैसे बात करी थी करेंसी रेशियो में जो है वो आपको देखने में इजाफा मिला है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख जो अफराद है पाकिस्तान के, उन्होंने बैरून मुल्क जाने को तरजीह दी है। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में जो पासपोर्ट प्रिंटेड है ना, उसकी जो छपाई है उसमें जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना आ रहा है, क्योंकि अवाम की रेशियो बढ़ रही है। अवाम की जो हमने स्टोरी की थी तो वीकली जो है वो 750 लोग जो है वो आते हैं, और जो हफ्तावार 15 दिन के अंदर 15,000 लोगों की रेशो है। इसका क्या, ये पावर्टी रेशो बढ़ी है, लोग लीगली और इलीगली बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। आप जैसे यूनान कश्ती हादसा देख लें तो इलीगली लोग गए थे और जो है वो अपना ब्राइट फ्यूचर के लिए यहाँ से मुश्किलात से भाग के बाकी के वो। और एक बात ये भी, जो हक और सच्चे की जिंदगी मौत जो है वो मालिक के हाथ में है, पता नहीं है, लेकिन लोग सोचते तो है ना कि यहाँ से किसी तरह से एग्जीक्यूट करें ताकि आगे जाके जिंदगी जो है वो आसान हो जाए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हादसात का जो है वो लोग शिकार हो जाते हैं। तो जब भूख और अफलास बढ़ती है तो साथ में ही उसी माशरे में जो है वो जुर्म भी जन्म लेता है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्राइम रेशो कितना ज्यादा बढ़ गया है? ये बड़ी वजह है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन रेशो, ये जो महंगाई बढ़ी है, इसकी वजह से लोगों के घर टूटना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जब आप घर के अखराजात नहीं उठाएंगे तो जाहिर है मियाँ बीवी में क्लैश होगा, उसको में डाइवोर्स रेशो भी बढ़ेगी। तो फैसलाबाद में भी डाइवोर्स रेशो बढ़ चुकी है, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में बढ़ चुकी है, क्योंकि आपकी जो ज़राए आमदनी वो कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें तो वो एक तो जो है वो डिप्रेस हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरे वसाइल नहीं है, महदूद वसाइल में मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। और ऑन अदर हैंड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा जिससे वो इस्तेफादा हासिल कर सकें, तो फिर वो मियाँ बीवी में क्लैश हो जाता है। तो उसमें वो देखती हैं कि इस जो है वो एज के दौरान हमें क्या करना चाहिए, तो वो फिर ट्रैप भी हो जाते हैं मुख्तलिफ, लाइक ये जो ऑनलाइन कर्ज देती हैं
वक्ती तौर पे वो कहते हैं कि ठीक है हम ऑनलाइन कर्ज ले लेते हैं, हमारे बिजली के बिल अदा हो जाएंगे, बच्चों की फीस अदा हो जाएगी, घर की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, उसके साथ साथ हम कुछ शादी अटेंड कर लेंगे और दीगर अपने जो ज़रूरियात वो पूरा कर सकेंगे। तो वो फिर जो ऑनलाइन कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट अपनी शराइत रखते हैं, फिर उनको ट्रैप करते हैं, तो जिसकी वजह से घर भी टूटते हैं और लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर भी हो जाते हैं। तो अभी जो है वो एक्सचेंज चैरिटी की जानब से एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, 120 जो मोबाइल एप्लीकेशन है कर्ज देने वाली, उनको जो है वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि लोग जो है वो इस तरफ आते हैं कि हमारी ज़रूरियात को पूरा हो। जैसा हम बात कर रहे थे कि अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए वो ऑनलाइन कर्ज के लिए देते हैं। अब जैसे डिस प्रोग्राम है उसका दायरा कार बड़ा महदूद है, लोग उससे भी इस्तेफादा नहीं हासिल कर पा रहे। बहुत सारी मतलब चीजें हैं, उसमें कुछ फेक भी हैं, कुछ ओरिजिनल भी। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई ने बुरी तरह से जहां पे हमारी ज़ाती ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, वहीं हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ना होने के बराबर है। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है भी तो वो इतनी कम पे कर रही हैं, कंपनीज़ हैं या कहीं पे या दिहाड़ीदार हैं या आप कहीं तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, तो वो इतनी कम आपकी आमदन है कि घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। और जब आपके घर की आमदन कम होती है, आपके घर में खुशहाली कम होती है, तो वो बहुत सारे और भी मसाइल को जन्म देती है, जैसे कि आपके घर की लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, आपस में जो आपके रिश्ते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि आप खुद भी मायूसी का शिकार होने लगते हैं जब आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब आपकी औलाद तकलीफ़ में होती है ना, तो वो तकलीफ़ सबसे ज़्यादा होती है। आप खुद की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने वालिदैन की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लें हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, कि जो आपके लिए आसानी पैदा कर सके। हुकूमती इदारों तक या जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उन तक हमारी बात जा सके, हमारे ज़रिए आपकी बात जा सके, क्योंकि आपके और हमारे मसाइल एक जैसे हैं। इमरान, हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से डाइवोर्स की रेशो भी बढ़ी है और भी बहुत सारे हम देखने में आते हैं कि घरेलू झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दाल रोटी जो है वो हर घर ने चलानी है। जब घर का चूल्हा बंद पड़ जाता है, बच्चे भूख से बिलखते हैं, तो वालिदैन को कुछ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं समझता हूँ कि उन दौरान जो है वो लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आया कोई ऐसी सब्सिडी प्रोग्राम है, जैसा कि लास्ट जो है रमज़ान में आटा मुफ्त तकसीम किया गया था, और इसी तरह कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स लिए गए थे जिससे जो है वो समझते हैं कि वक्ती रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि इसकी बजाय आप लोग आटे की कीमतें कम कर दें, चीनी की कीमतें कम कर दें। आप देख लें चीनी की कीमत जो है वो कहाँ पहुँच गई है, 200 तक। बल्कि बड़े अफसोस की बात है कि जैसे महंगाई बढ़ती है तो क्या करते हैं कि स्टॉकर्स जो है उसको चीजों को स्टॉक करते हैं, और जब वो मार्केट में चीज नहीं है तो उसको महंगे दामों अपनी मर्जी से वो जो है वो बेचते हैं। तो हम में से ही लोग जब हमारी तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे, आवाम की तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे, तो वो अब जो है वो सारा माशरा किस तरफ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ये एक बैडली ट्रेंड चल पड़ा है। जिस अशिया की कीमत महंगी होनी है पाकिस्तान में उसको लोग ज्यादा तरजीह देते हैं। जैसे पेट्रोल अभी महंगे होने के खदशे जाहिर किए जा रहे हैं, तो जितने भी ये पेट्रोल पंप्स के डीलर्स हैं इन्होंने पेट्रोल स्टॉक कर लिया है, और एक दिन बढ़ने से पहले इनको पता होता है ना, जिस तरह भी डॉलर भी स्टॉक, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। चीनी की बात करें, कल हमने जो ब्रेकिंग की है 3000 थैले जो है वो पकड़े गए हैं फैसलाबाद से। आप देखें कि किस तरह उन्होंने स्टॉक किया हुआ है कि जनाब चीनी की कीमतें बढ़ानी है और हमने जो है वो सेव किए हुए, हमारा स्टॉक सेव है। तो कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, इनको जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्रैकडाउन होने चाहिए, क्योंकि आम आदमी तक तो पहुंच ही नहीं रहे ना। सबसे बड़ी बात ये समझता हूँ कि जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स है ना, वो इनके खिलाफ कार्रवाई से कासर है। आप देख लें कि किसी भी आप इलाके में चले जाएं, स्टोर्स हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, डीसी रेट से ज़्यादा उनको कीमतें मिल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और ये खुद बैठे हुए ऑफिसर जो है अपने कमरों में, इनको कुछ पता नहीं कि अवाम किस भाव से चीज़ें ले रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिस इनका आशीर्वाद हासिल है, तभी ये तमाम तो वो चीज़ें कर रहे हैं कि कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। आप तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ने गाड़ी दी हुई है, आप जाएं फील्ड में चेक करें कहाँ जो है वो गिरां फरोश बैठे हुए हैं, कहाँ ज़खीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, ये बैठे हुए हैं और वो जूं के तूं जो है इनको महंगाई, मसनूई महंगाई जो है वो ज़्यादा इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में, मसनूई महंगाई की रेशो की वजह से जो है वो लोग एक अनसर्टन सी सिचुएशन हो गई है कि जनाब पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो हम जो है वो क्या करें, हमने भी खुद साख्ता महंगाई कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट को ले लें, अगर जाना हो
तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफा किया हुआ है, जिन्हें पेट्रोल महंगा है। इवन दैट के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से कुछ फैसले किए गए हैं और उल्टा ये ब्लैकमेल होते हैं, ठीक है ना, जो ऑफिसर्स इनके हाथों के, जनाब हम तो किराए बढ़ाएंगे, आपका ये है वो है। तो ये सिचुएशन सारी, इसमें जो सारे आफ्टर शॉक्स हैं वो वहां पर पड़ते हैं। आप कोई भी चीज ले लें तो वहां पर पड़ते हैं। तो हमने तो ये सोचा था कि जो IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदा हो रहा है $3 अरब का, तो उससे ये हुआ कि $3 अरब जो 9 माह के लिए हमारा मुआहदा हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान की जो वक्ती जो है इस शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिल जाएगा। तो बेसिकली ये मुआहदा भी शॉर्ट टर्म के लिए ना, कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क को उसकी जो कम टेन्योर पीरियड होता है उसके मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए ये मुआदे किए जाते हैं। लेकिन $3 अरब का जो है मुआदा तो हो चुका है 9 माह के लिए, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 9 से 10 शराइत भी मानी गई हैं IMF की, जिसकी वजह से हम ये फेस करना पड़ रहा है। बिजली की कीमतें, पेट्रोल और दीगर अशिया पे सुपर जो है वो स्टॉल संभाल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा, बहुत बार देखा गया, ये बड़ी दुख की बात है किसी भी माशरे के लिए जहाँ पे बाकी ममालिक में देखा जा रहा है कि दुनिया जो है वो जिद्दतों की तरफ बढ़ रही है, और पाकिस्तान जो है वो जो उसके पास मेरा ख्याल है जो इनोवेशन थी वो भी कहीं जो है ना, हमने वक्त के साथ साथ अपनी जो इकदार है उनको भी खो दिया है। तो खिलदा, इस हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि हुकूमती जो इसमें पॉलिसियां हैं उसका कितना अहम किरदार हो सकता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि महंगाई को एक तो कंट्रोल करनी, और एक आपने जो इससे पहले बात की बहुत अच्छी, बहुत सारे ऐसे डिग्री होल्डर्स हैं जो अगर MPhil के लिए होते हैं, PhD होते हैं, अगर ऑनर्स की सीट आ रही है, इंटरमीडिएट की भी कोई अगर सीट आ रही है, वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं हम अपनी डिग्रीज जो है वो लेके अब बैठ गए हैं, अब हम क्या करें। तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अगर आप देखें, एक छोटी सी भी कोई डेजिग्नेशन है ना, आप क्लैरिकल का देख लें, आप सिक्योरिटी गार्ड की देख लें, आप अगर उनसे भी एंटर होकर उनकी भी एजुकेशन पूछेंगे ना, तो हैरत होगी कि आपने इतना पढ़ के भी लाइक ये सब करना है। दर्जा चारम की जो, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, चौकीदार है, फोर्थ ग्रेड है, और वो बंदा जो इसकी बेसिकली ये चीज है ना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इदारे बंद पड़े हैं बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से। हम जानते हैं कि जैसे पाकिस्तान एक वो फैसलाबाद एक जो है वो सनती शहर है, तो जहाँ पे जब आपका लूम सेक्टर्स हो गए और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी वो बंद पड़ी रहेगी, कोई काम नहीं है। वही बात है कि जब इंडस्ट्री नहीं चल रही है तो जॉब कहाँ से आएगी, जॉब ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग बेरोजगारी का शिकार होते हैं। और बेरोजगारी का मतलब जो है वो महंगाई से तंग आवाम जो है वो या तो किसी भी क्राइम की तरफ चले जाएगी या कुछ भी उल्टा सीधा। जारी बात है, पेट अल्लाह ने दिया है तो उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो खिलजा, आप वो बात कर रही थी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कि हुकूमती इसमें क्या किरदार ऐसा हो सकता है कि हुकूमत को किस तरह से चीज़ों को प्लान करना चाहिए कि ये जो सारी महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे एट अ टाइम जो है कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, इस पे एट ए टाइम कंट्रोल भी किया जा सकता है। इस पे इस तरह से बहुत सारे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जगह जहाँ चेक एंड बैलेंस से देखा जा रहा। अब जैसे महंगाई जो है हुकूमत काफी हद तक हमें देखने में आता है कि कंट्रोल कर भी रही है, कुछ चीज़ों में कोशिश करती है कि अगर रेट कभी नीचे जाते हैं तो, लेकिन ये जैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं हमारे आम आवाम के लिए, उस पर जो है वो जितने भी खरदोनोश अशिया है जो हमारी जितनी भी मिलती हैं उनकी रेट जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर आप जाके एटलीस्ट उसको विजिट तो करें। मैं जितनी दफ़ा भी वहाँ पे गई हूँ अपनी किसी स्टोरी के लिए, या फीमेल से जाके मिली हूँ पर्सनली, या यूटिलिटी स्टोर खुद भी चेक किए, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये नहीं है कि आ नहीं रहा, आता भी है, लेकिन वो कहाँ आता है, कोई आइडिया ही नहीं। वो तो ये सीन हो गया ना कि उनके मुंह में जीरे के बराबर। एक चीज़ आ रही है, आधे घंटे में, 1 घंटे में वो खत्म हो जाती है। आटा आता है, चीनी आती है, तो हमारी जो गरीब आवाम है उसको मिलती है। लेकिन जो आ भी रहा है उसका भी म्यार जो है वो कोई खासा नहीं अच्छा होता। तो वो क्वालिटी जो है वो तो बिल्कुल चीज़ों में है नहीं। ये महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग लाइनें लगा के जो है ना वो जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ सस्ता सामान अगर कहीं से मिल रहा है तो वहाँ से ले लें, लेकिन उनके हाथ जो है ना वो वही नाकिस अशिया आती हैं, और लोग जो है वो महंगाई से बुरी तरह से परेशान हैं। और बस इस पूरे हालात में हम खुद बहुत परेशान हैं, पर्सनली हमारी खुद की, क्योंकि सारी बात है घर सबने चलाना है, चाहे वो किसी बड़े ऑफिसेज में बैठे हैं या फिर वो रोड साइड बैठ के अपनी दिहाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हालात, और इस मुश्किल हालात से हम सबको मिलकर ही मुकाबला करना है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10 और हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई से सताई आवाम बेचारी जाए तो जहाँ कहाँ वो हुक्मरानों की तरफ देखती है, लेकिन हुकूमत की आपस की सियासतें और आपस के जो मामलात हैं वही किसी रुख नहीं जा रहे। मतलब कि ऊँट किसी करवट बैठे तो कुछ मसले का हल हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे जितनी भी हमारी अशिया खुर्दोनोश हो गया या हमारे बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें हो गई, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जो आमदन है वो जूं की तूं है, उसमें कोई इजाफा नज़र नहीं आ रहा। इमरान, इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो है वो रिलीफ देने के लिए जो है वो स्कीमें स्टार्ट की जाती हैं, बहुत सारी पॉलिसी स्टार्ट की जाती हैं, लेकिन उसमें से अक्सर ऐसा होता है कि जितने मुश्किल हालात हैं ना, लोग स्कैम करने से भी बाज नहीं आते हैं। बहुत सारी, जैसे आपने बात की कि ऑनलाइन कर्ज दिए जाते हैं, तो वो ऑनलाइन कर्ज देना और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करना, मतलब वो पहले ही एक बंदे को जख्म है, उसके जख्म को और खुरेद देना और उसको और तकलीफ दे देना, वो कितना, मतलब ये सारा मरहला कितना तकलीफ दे है अवाम के लिए। इस सारी सूरत हाल में जो है वो क्या ऐसे इकदाम हैं जो होने चाहिए हुकूमत की तरफ से, जो चेक एंड बैलेंस की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल ऐसा ही, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ चुकी है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बढ़ चुकी है। अभी बात करें जिस तरह के एक इंसान जो है वो अगर उसको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो इंसान की फितरत है, इंसान को चाहिए होता है कि उसको कोई ऐसा मसीहा मिल जाए जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। गवर्नमेंट लेवल पे देखते हैं वहाँ तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद नज़र नहीं आ रहा है वो कल को चल पाएगी या नहीं। तो फिर देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हमें किस तरह मिला जाए, तो वो फिर वो ऑनलाइन कर्ज के हवाले से देखते हैं, ट्रैप होते हैं उनके हाथों और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना उनको पड़ता है और अपने घर के जेवरात बेचने पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्ज लिए होते हैं तो उस पर जो है वो सूद की रेशो लगा देते हैं। कुछ ऐसी शिकायत हैं जो उनको कर्ज देने वक्त बताई नहीं जाती, लेकिन बाद में वो वसूली के हवाले से उनको फेस करना पड़ती हैं, जिसमें हमारा FIA अदारा है, साइबर क्राइम विंग, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है और इस तरह के बेशरम केसेस कवर कर चुके हैं कि 15 लाख का ट्रैप हुआ है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ जो है, अभी तो जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन जो डबल शाह जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, लोग समझते हैं कि हम 100 लगाएं तो 200 आए, तो इस तरह के बहुत, ये वैसे मैंने भी बड़ा देखा है कि ये जो ट्रेडिंग की ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप कुछ भी मतलब यूट्यूब खोल लो या कोई भी ऐप अपने काम के लिए भी खोल लो, क्रॉल करते हो, बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है कि आप जो है वो घर बैठे ट्रेडिंग करें और लाखों रुपया कमाएं, और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करते हैं। तो ये कितनी हद तक जो है ये सही है और कितनी हद तक फेक है, और इससे लोगों के साथ क्या काफ़ी स्कैम्स भी हुए हैं? ऐसे ही है। चैरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, मैंने जैसे आपसे शेयर की, 120 मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटाया गया है। अच्छा, ये है कि जब वो कहते हैं कि जनाब पढ़े लिखे लोग तो घर बैठे कमा रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, यूथ तो यहाँ है, आप लोग क्यों नहीं करते? तो बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं और देखते हैं कि हम भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, तो जो भी उनके वालिदैन की कोई जमा पूंजी होती है तो वो कहते हैं ये देखें मेरे दोस्त ने किया, मैं भी करूँगा। तो हमारी ख़वातीन किया, नहीं हमारे बेटे को आ गए हैं पैसे, आप लोग भी ट्राई करें। तो फिर इस तरह का होता है जब वो लाखों से करोड़ तक पहुँच जाते हैं। जैसा हालिया में एक ट्रैप हुआ है करोड़ों का, वो बाहर चले गए हैं, जिसमें गुजरात और शेखुपुरा, लाहौर के कुछ लोग मुलव्वस है। तो ये बहुत सी ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो फ्रॉड पे मबनी होती हैं, जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी तो वो कंट्रोल करना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो सारा क्राइटेरिया है, ये चैरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन तमाम का है कि वो तमाम को चेक एंड बैलेंस करें कि कौन सी चीज़ फेक्स है जो शहरी को जो है वो ट्रैप कर रही हैं और शहरी इनके हाथों जो है वो मुतासर हो रहे हैं। जाहिर है जब तक आपका जो इनिशियल स्टेप्स है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बाद में तो वो अदारे FIA वगैरह बचते हैं जो मुतासरा अफराद की जो है रिकवरी के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। आपको इनिशियली स्टेप से कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि ताकि हाँ हमारी जो यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, इन चीज़ों से बच सकें। जैसा कि ये जो जितनी भी ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें बहुत लोग फ्रॉड पर मबनी हैं, और इवन दैट के इन्हीं ऐप्स के थ्रू जो है वो लोग घर बनाते हैं और घर बाद में टूट भी जाते हैं ऑन शेप ऑफ जो है वो शादी के हवाले से बात करें तो ये जो तमाम सूरत हाल है इनका, हाँ, क्योंकि बड़ा गुज़िश्ता टाइम में भी और हालिया टाइम में भी बड़े ऐसे केसेस सामने आते हैं कि आप गेमिंग के थ्रू आप एक दूसरे से मिले, लोग अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क तक आ जाते हैं। बिल्कुल, मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि मतलब लोगों के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लेना एक गेम के थ्रू। अब किसी को पर्सनली जानते नहीं हो, आप किसी मुल्क में बैठे हो, मैं किसी मुल्क में बैठी हूँ और आपस में जी आपको गेमिंग के जरिए, तो बहुत खतरनाक चीज है ये। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ये अलमनाक सिचुएशन है कि घर में बैठे
वालिदैन को पता नहीं होता कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा किस खौफनाक गैंग में बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व हो चुका है। तो यकीन करें सोशल मीडिया क्राइम्स की जो बड़ी वजह है वो ये हो चुकी है। एक दूसरी बात ये कि जो गेम्स हैं तो इनमें फेम का नशा बहुत ज़्यादा होता है कि लोग फेम है। अब टिकटॉक को देख लें, व्यूअरशिप और जो फॉलोअर्स का नशा है वो भी बहुत ज़्यादा नशा है। तो लोग इसके यहाँ तो ट्रैप होते हैं और जो है वो आपस में जो है वो कत्लो गारत भी हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और इस तरह की सिचुएशन है। ये तमाम जो है वो ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड्स है। ऑनलाइन गेम्स के हवाले से बात करें, जो साइबर क्राइम जो जितना विंग है उसमें ज़्यादातर ये रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ चुकी है साइबर क्राइम विंग में ना इस तरह के केसेस में। फैसलाबाद में बहुत से लोग जो है वो ट्रैप हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड में, कर्ज देने वाली एप्लीकेशन से, ऑनलाइन ट्रेडिंग से और इस तरह की बहुत सी ऐसी ऑनलाइन जो क्राइम्स हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं। तो जाहिर है जब पॉवर्टी रेशो बढ़ जाएगी तो लोगों के पास एक मोबाइल बचता है, उन्होंने पैकेज लगाया है, ठीक है, वो ट्राई करते हैं कि जनाब बहुत से लोग हैं जो मोबाइल पे जो है वो आ जाते हैं हमारे ट्रैप में, तो वो हमारे जो सादा लोग इंसान हैं वो इसमें फंस जाते हैं, फिर उनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली गर्ल्स भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉपर एक गैंग है जो बल्कि इन्फ्लुएंस ही इस तरह से किया जाता है कि खवातीन एट ए टाइम अपने घर को मैनेज कर सकती हैं और घर बैठे जो है वो 6 डिजिट या 5 डिजिट अर्निंग भी कर सकती हैं। तो क्या होती है कि खवातीन बेचारी होती है कि हर बंदा भले का ही सोचता है कि जो 4 पैसे जहां से आ रहे हैं अगर तो घर के कंफर्ट में बैठ के हम कमा सकते हैं तो कमाएं। कहीं ना कहीं सारी जो भी एक्टिविटीज हैं उसकी वजह पीछे महंगाई होती है। जो बंदा महंगाई से सताया होता है, जिसके जेब में 4 पैसे कम होते हैं, उसकी तंगी होती है, तो वो सोचता है चलो अगर मोबाइल के जरिए किसी ऐप के जरिए गेम खेल के अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से किया जाता है कि उम्र की कोई कैद नहीं है, एजुकेशन की कोई कैद नहीं है, आप जिस तरह से भी चाहें आप कर सकते हैं। तो वो खवातीन जो होती हैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप घंटे में इतने पैसे कमाएं, आधे घंटे में इतने कमाएं। तो वो कहीं ना कहीं खवातीन जो होती है बहुत ज्यादा वो किसी भी ऐप में किसी में अपना इन्वेस्ट थोड़ा बहुत कर देती है। और बताया बगैर खवातीन की एक होती है ना स्पेसिफिक अमाउंट जो अपने अलग से सेविंग्स में कर रही होती है, तो बहुत सारी जो इसमें लगा देती है। ये नहीं कि सभी जो वेबसाइट्स है वो गलत है, सभी ऐप, लेकिन इस सब की वजह से जो रियल ओरिजिनल प्लेटफॉर्म भी है ना वो इफेक्ट होता है। लोग अगर किसी के हाथों एक बार डिच हो जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो गया ना, वो किसी और पे फिर ट्रस्ट नहीं करेगा और वो अपने हल्के अहबाब में भी यही बताएगा कि मेरे साथ जो है ना वो स्कैम हुआ है ऑनलाइन और आप इसमें मत इन्वेस्ट कीजिएगा। तो उसमें जो वाकई ही कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे होते हैं लोग वो भी बड़ा मुतासिर होते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सी ऐसी ऐप्स है या बहुत से ऐसे ऑनलाइन काम काफी जो अगर आपको ओरिजिनल ऐप या ओरिजिनल जगह मिल गई तो ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है आपको नहीं वो एग्जैक्टली वो जगह नहीं मिल रही है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या आपसे बहुत काम करा रहे हैं बाद में आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तो खवातीन ऐसी है उनको इतना नॉलेज नहीं, आप घर बैठे या तो आप ये प्रॉपर वेरीफाई करें या ऐसी कोई गेम खेल रही है स्टार्ट कर दी है, 1-2 बार हो सकता है कि किसी को हो भी जाती है अर्निंग, तो वो आगे जब लोगों को सजेस्ट करना शुरू करता है तो किसी और के साथ ट्रैप हो जाता है। वो ये है कि एक टाइम पीरियड पूरा स्कैम का होता है कि 3 माह 6 माह में आप जितने भी लोगों को इस ट्रैप में लेके आ सकते हो वो ट्रैप होते हैं। सारी बात है कि अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसमें 4 पैसे आए हैं तो आप मुझे भी बताएंगी, इमरान को भी कहेंगी, हम कहेंगे कि ओके हमारा ट्रस्ट आप पे है, हम कहेंगे खिलजा ने अर्निंग की है तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं बैठे बैठे कर सकते। तो उसमें क्या होगा कि आप तो सनम डूबे बाकियों को भी ले गए, बाकी को क्यों ले डूबे। भी एक ट्रैपिंग अभी जो स्टार्टिंग में वो भी करते हैं ना, उनका यही होता है वो स्टार्टिंग में पे करते हैं फिर जैसे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है तो वो वहां से ही देखते हैं क्या मिल गई है ना, 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से वो फिर होता है वो सारी ये जो भी सारी वजह जितनी भी हम मसाइल की बात करें कहीं ना कहीं इनकी जड़ जो है वो महंगाई ही है और महंगाई पे जब तक काबू नहीं पाया जा सकता तब तक हम बेरोजगारी पे काबू नहीं पा सकते हैं। खुशहाली जो है वो भी आपको पता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है अगर कोई कहे ना कि नहीं पैसे से नहीं रिश्तों से खुशहाली होती है, वो बहुत ट्रू है कि आपके रिश्ते आपके पास हैं, आपके प्यारे आपके पास हैं, तो आप रिश्तों में कहीं ना कहीं प्यार की जरूरत होती है ना, वो प्यार बिल्कुल। और पेट भरने के लिए जो है ना वो रोटी जो है आप किसी भी दुकानदार को जाके कहेंगे ना, आप प्यार से 4 बातें करेंगे तो आपको रोटी नहीं देगा, रोटी आपको वो पैसे लेके ही देगा। इमरान आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। खिलजा आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। देखिए जब आपका खुद का पेट भरा होता है ना तो आपको दूसरों की भूख का एहसास नहीं होता है, एहसास तभी होता है जब उन सब हालात से खुद फेस करते हैं। लेकिन अगर सोचें कि अगर अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है किसी और के लिए, किसी और के दुख दर्द को दूर करने के लिए, तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझते हुए अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आप जिस तरह से भी उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें और इस मुश्किल हालात में अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने घर को छोड़ के जाने की बजाय कोशिश करें कि सर्वाइव करें,
मुश्किल हालात हैं, लेकिन अच्छा या बुरा वक्त कैसा भी हो कट ही जाता है। लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। खेलों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, और जहां खेलों की बात आती है तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो जितना खेलने वाला एंजॉय करता है, देखने वाला भी उतना ही ज़्यादा लुत्फानंदोज होता है। और वैसे भी जिस तरह की हैक्टिक रूटीन है, इस सारी रूटीन में जब दिन भर बंदा थका होता है तो उसका दिल चाहता है कि जब वो सुकून से घर पहुंचे तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे वो इंटरटेन भी हो और उसे कुछ सीखने को भी मिले। और बहुत सारे लोग इसी एक्टिविटी को आगे चलकर करियर भी परस्यू कर सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हुकूमत किस तरह से हमारे जनरेशन के लिए पैदा कर सकती है। लेकिन जब बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ की तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरह से हम जो है वो इन कैंपसेस तक, जितने हमारे स्पोर्ट कैंपसेस उन तक पहुंच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या अमल रहता है, किस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमें एक्साइट करते हैं और हम इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि उस टाइम पे जब हम चाहते हैं ना कि कोई भी काम करें या किसी भी खेल का हिस्सा बने तो हम बस ये होते कि उसमें कूद पड़े। तो बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो इस सेशन में आपके हल होने वाले हैं। तो आपने स्क्रीन के सामने से बिल्कुल भी नहीं हिलना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बॉक्सिंग के हवाले से। बॉक्सिंग एक बहुत ही मतलब इतना मज़ेदार गेम है जो देखने वाले को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देता है और बहुत ज़्यादा जो है ना आप उसको इंजॉय करते हो। बॉक्सिंग का एक ज़माना था कि जब बॉक्सर्स की और बॉक्सिंग की जब बात आती थी तो लोग उस पर बैठ के लंबी लंबी डिबेट्स किया करते थे। क्या आज भी वो दौर है? क्या आज भी लोग उसी तरह से बॉक्सिंग की फील्ड की तरफ आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो किस तरह से वो इसे एज करियर परस्यू कर सकते हैं, किस तरह से इसमें अपना करियर बना सकते हैं, और किस तरह से हम जो है वो आगे दूसरों को भी इसमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपका टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस इम्पॉर्टेंट खेल के हवाले से, इस मज़ेदार जो पूरी गपशप है उसके बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर रशीद, फैसलाबाद पंजाब एंड नेशनल बॉक्सिंग कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्पेशली अपने दूसरे गेस्ट से बात करने के लिए। मोहम्मद तलाल राना नेशनल चैंपियन फर्स्ट जूनियर बॉक्सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तलाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आपने? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी क्योंकि आपसे सवाल करने हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए आप जो है वो इंस्पिरेशन होंगे और बहुत सारे देखने वालों को आप मोटिवेट कर सकेंगे। लेकिन सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जब बॉक्सिंग की बात आती है, जब खेलों की बात आती है तो स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे बच्चों के लिए जो है ना वो शायद अभी मुझे लगता है कि फैसलाबाद में स्पेशली या पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का भी सिस्टम आम बच्चों को नहीं पता चलता कि वो किस तरह जाएं, कहाँ से गाइडेंस ले। तो क्या पाकिस्तान में अभी बॉक्सिंग का रुझान है तो किस तरह से जो है वो बच्चे इसको परस्यू कर सकते हैं? जी, जहाँ तक है बच्चों का तो बॉक्सिंग माशाल्लाह से काफ़ी फैसलाबाद में जो बॉक्सर्स की तादाद ओलंपियन की वो 2 है और एशियन चैंपियंस की तादाद जो है वो 10 के करीब है माशाल्लाह। तो ये बड़ी एक आज़ाज़ की बात है। तो पूरे पाकिस्तान में ऑलरेडी बॉक्सिंग बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। बस ये होता है कि आजकल के बच्चों को नहीं पता है कि बॉक्सिंग किधर होती है या वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि बॉक्सिंग। थोड़ा ये भी है ना कि फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आजकल बच्चे कम जाके फोन्स गेम्स पे और इस पे बहुत है। मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। नो डाउट। अब ये है ना कि मोबाइल जो आम हो गया है बच्चों के हाथों में, जब मोबाइल हो तो वो बाहर जो ग्राउंड का जो रुख नहीं कर पा रहे, जिस वजह से बच्चे भी जो है वो बीमारियों में मुब्तला होंगे। मोबाइल की तरफ अगर राग़िब हों तो अगर ग्राउंड की तरफ आएंगे तो उनको सेहत भी मुहैया होगी और वो उनकी एक्टिविटी भी सामने आएगी। तो इस हवाले से कहें कि फैसलाबाद में जो कैंपसेस हैं बॉक्सिंग के, और इस हवाले स्पेशली इन फैसलाबाद अगर कोई अप्रोच करना चाहता है आपको या कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो बॉक्सिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है? जी बिल्कुल। अब जो नए प्लान चले हुए हैं PBF के, जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ इल्हाक होकर जो भी बॉक्सर होगा उसको पता होगा कि मैं इस बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ या इस बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ इल्हाक है मेरा, तो वो उसके साथ खेलेगा। और दूसरा ये हमारा जो बॉक्सिंग क्लब है वो कलीम शहीद स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, एक उसमें है, एक हमारा डी ग्राउंड में है, एक हमारा सेटअप जो है वो बगदादी पार्क गुलबर्ग ए में है, नेशनल हॉस्पिटल के पास।
तो ये 3-4 सेंटर, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पर हमारे कोचेज़ हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे जो पूरे फैसलाबाद में हैं लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं वहाँ पे। हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सिटी टन के साथ मैं हूं ज़ीना सरफराज, और ब्रेक पे जाने से पहले बॉक्सिंग के हवाले से बहुत ही एक्साइटिंग जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हमने किया, और हम जान रहे थे कि फैसलाबाद में कहाँ कहाँ कैंपसेस हैं, किस तरह से आप इन कैंपसेस को अप्रोच कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बहुत ही मज़े से खेलते कूदते आप अपना करियर का गोल भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इसको इतना लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कहीं पर भी आप करियर, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हैं या सपोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन आपको हर एक चीज में जो है ना मेहनत जो है वो पूरी करनी पड़ती है। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी एफर्ट होती है एक प्लेयर को निखारने में, वो एक ट्रेनर से बेहतर नहीं जान सकता कोई। इसलिए मैं आपसे बात कर रही थी कि आपके सेक्टर्स कहाँ कहाँ हैं, वो उस हवाले से आप बता रहे थे, और किस तरह आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसकी। जी, हमारे सेक्टर जो है वो सबसे पहले कलीम शाही स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, वहाँ पे है। एक हमारा नेशनल हॉस्पिटल के सामने बगदादी पार्क, वहाँ पे गुलबर्ग ए में, और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, और एक डी ग्राउंड में है हमारा। तो ये 4-5 सेटअप जो है वहाँ पे बच्चे जो है वो बेहतरीन ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो अदर जो जहाँ तक है ये रजिस्ट्रेशन का, तो ये हमारी बेसिकली पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में ही हम लोग डायरेक्टली यानी कि बच्चे को वहाँ पे रजिस्टर करवा देते हैं। पहले ये होता था कि हम लोग खुद ही उसको खिलाते थे 4-5 साल। अब ये होता है कि पाकिस्तान के साथ बच्चे का पता हो, बायोडेटा हो कि ये बच्चा फलां जगह पे उस क्लब में ट्रेनिंग कर रहा है और हमने इसको आगे लेके चलना है। ठीक है तलाल, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। एक तो बहुत मुबारक हो, आपने इतनी कम उम्र में जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। और जहाँ के हम सबको पता है कि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को या स्पोर्ट कैंपसेस को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी मेहनत से, अपने ट्रेनर्स की, असातिज़ा की मेहनत को आपने रायगा नहीं जाने दिया। तो पहले तो मैं आपसे वो मोमेंट की जो फीलिंग्स है ना उसको जानना चाहती हूँ कि कितना ज़्यादा वो आपके लिए इमोशनल मोमेंट था, क्या एहसास थे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत ही खुशी हुई थी क्योंकि फर्स्ट इवेंट जीता था, ऊपर से नेशनल इवेंट था। मतलब कि जैसे कि खुशी का इजहार नहीं ना बंदा कर सकता, वो सीन था मेरा। तो बहुत ही खुशी हुई थी, मेहनत की थी, वो रंग लाई है। बस अल्लाह का शुक्र है जीत के विन किया है इंशाल्लाह, उस्ताद की मेहनत के साथ। खुद भी मेहनत की है, बड़ा हुआ है हमें। तो जब आपका विनिंग मोमेंट था तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, किस तरह से आपने, क्या वो आपके साथ थे उस टाइम पे? नहीं, वो साथ तो नहीं थे, बाबा तो बाहर होते हैं, मामा घर थे। आपको पता है जब औलाद को खुशी मिलती है, माँ बाप को तो ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है, उनको तो बहुत, हमसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए उनको बहुत ही खुशी हुई है क्योंकि फर्स्ट इवेंट था। उनको भरपूर तरीके से हमने तो सेलिब्रेट किया है, पूरे मतलब के पूरे खानदान वालों को मतलब शामिल किया अपनी खुशी में, मिठाई बांटी मैंने तो बड़े अच्छे। और बल्कि जब बच्चा ऐसे किसी भी फैमिली का बच्चा होता है ना, तो फिर बाकी रिश्तेदार भी बड़ा प्राउडली बताते हैं। पहले की जब आपका स्ट्रगलिंग दौर होता है ना, तब तो बच्चे कहते हैं किधर बच्चे को खेल में लगा दिया, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये वो सब। लेकिन जब बच्चा कुछ करके दिखाता है तो उस टाइम पे जो है ना रिश्तेदार भी आके साथ में, ये बच्चा जो हमारी फैमिली का है, मेरा जो है भतीजा है, मेरा भांजा है, तो बड़ा एक्साइटिंग जो है ना वो मोमेंट। मैं आपके भी एहसास जानना चाहती हूँ कि बतौर ट्रेनर, बतौर कोच, आपकी कैसी फीलिंग्स थी कि आपके हाथों में एक बच्चे ने ट्रेनिंग पाई और फिर वो इस मुकाम तक पहुंचा? बेसिकली हमें जहाँ तक होता है हमारी ज़्यादा मेहनत होती है, तगोदो होती है कि बच्चे को ग्राउंड तक लेकर आना, जैसे भी है गुस्सा करके जो भी होता है, बच्चे की ग्रो हमने पूरी स्टार्ट की होती है। जैसे कि ये 3 साल 4 साल इसको लगे इस स्टेज तक पहुँचते, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही काबिल बच्चे ये साबित हुआ। इसका भाई भी साथ ही है, बासल तलाल, तो बहुत अच्छी। वो भी बॉक्सर आप ही के पास? वो भी हमारे पास है, हमारी क्लब में उधर ट्रेनिंग करता है। तो वो माशाल्लाह से इन दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था कि ये, मुझे लगता था कि ये एक ना एक दिन जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पास नए बच्चे आते हैं उनके साथ भी हम लोग यही रवैया रखें। जैसे कि हमारे पास एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है जो यरमी अदनान, उसके पाकिस्तान में यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके पंचेज आ रहे हैं।
वो भी वो कितने माशाल्लाह साल से, का है? वो भी हमारे क्लब का ही बच्चा, जूनियर है। कितने साल का वो होगा? माशाल्लाह अभी उसकी 6 साल उम्र हुई है। ओह तो माशाल्लाह, उसका बहुत 6 साल अर्ली की एज उम्र में है। उसका रिकॉर्ड है। तो मेरा अपना बेटा जो है वो भी फाइटर है, वो बॉक्सिंग में वो Very भी good, excellent. उसने बेल्ट विन की है। तो इसी तरह हमारी कोशिश है जो हमारा यूथ है उस पर हम लोग वर्क करें, यूथ को हम लोग आगे लेकर आएं। क्योंकि देखिए एक एज अ ट्रेनर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को दूसरे मतलब आपके पास जितने भी क्लब में बच्चे आते हैं सभी आपके बच्चे ही हैं, तो उनको फैसिलिटीज के हवाले से किस तरह की मुश्किलात हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं? बेसिकली यही होता है कि हमारे पास ग्राउंड कोई ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर बॉक्सिंग रिंग जिसके अंदर लगा हो। प्लेयर जो हैं वो बॉक्सिंग रिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। आप जितनी मर्जी आप ग्राउंड में आप खेलते रहें, वो आप एक नॉन एक्सपीरियंस लोगों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। जब तक प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके के साथ बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग ग्राउंड ना मिले, तब तक बच्चे को हम इंटरनेशनल लेवल पे उस लेवल पे नहीं ले जा सकते। जाहिर है किसी खिलाड़ी को मैदान में उतारने से पहले अगर उसे मैदान का वो ग्राउंड का पता होगा कि किस तरह से है और उसके पास जो एरिया है वो उसको किस तरह से यूज कर सकता है, क्योंकि सारी बात है जो कंपटीटर आपके सामने है वो अलग तरह से ट्रेनिंग करके आया है, आपकी अलग तरह से ट्रेनिंग है, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज का बहुत बड़ा है। और हुकूमत की तरफ से कितना जो है वो बजट इसके लिए मुख्तस किया गया है और कहाँ पे जो है ना इदारे लैग कर रहे हैं? बेसिकली ये होता है कि हमारे पास पहले एक बच्चा था तलहा बशीर, वो रेडी लगाता था, उसको वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। सिटी 41 की वसातत के साथ वो बच्चा माशाल्लाह नेशनल चैंपियन बन गया। माशाल्लाह। उसको इतनी सिटी 41 ने उसको हाईलाइट किया कि वो डीसी साहब, कमिश्नर साहब के पास उसको लेके गए, फिर उसको आर्मी वालों ने उठाया, आर्मी वाले इसको खिलाने के लिए ले गए। अब वो इंटरनेशनल बॉक्सर बन गया। वो एक रेडी लगाने वाला बच्चा था जो 5-7 साल पहले उसको हम लोग ट्रेनिंग करवाते थे, फिर उसको मीडिया के ऊपर हमने हाईलाइट किया। और ये हमारे और हमारे पूरे नेटवर्क के लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है कि सिटी 41 की हमेशा से कोशिश रहती है कि जितना भी नया उभरता हुआ टैलेंट है वो चाहे किसी भी फील्ड का है, हम उसे एक एक्सप्लोजर दें और फिर आगे उसकी बच्चे की मेहनत है और हुकूमत की जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसे किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए ताकि उस बच्चे का जो है ना अगर उसका फ्यूचर पॉलिश होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। डेफिनेटली, जैसे कि ये तलहा है अब माशाल्लाह से नेशनल चैंपियन बना है, इसको एजाज है कि ये नेशनल चैंपियन। अब आप लोगों की वसातत से ये यहाँ पे बैठा है, इसको फील होगा कि मैं इससे आगे जाऊँ, इससे कुछ बड़ा करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ और मैं ओलंपिक तक रसाई हासिल करूँ। तो ये तभी होता है ना कि जब हम लोग इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैंप्स में लेके जाते हैं, आगे कैंप में से आगे इंटरनेशनल कैंप्स में जाते हैं, तो फिर ही इनको पता चलेगा कि हम लोग किस स्टेज पे पहुंचे हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से ये थॉट आया, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि इनके जो बड़े भाई हैं वो भी बॉक्सर हैं, तो क्या भाई ने इंस्पायर किया या किस तरह से जर्नी का स्टार्ट हुआ? जी, कोविड-19 में फारिग थे तो कोविड-19 एंड से स्टार्ट किया था हमने भी। फारिग थे बिल्कुल, तो हमने कहा कोई गेम स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट क्लब देख रहे थे, वो कोविड की वजह से वो भी बंद था। फिर ऐसे ही कहीं वैसे ही हम जा रहे थे, मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे थे, कहीं रास्ते में देखा ना पार्क में गेम करवा रहे थे, फिर वो जाके हमने पता किया है कौन सी गेम है, फिर वो पता लगा। आस्ता आस्ता फिर हमने स्टार्ट करनी शुरू की, आस्ता आस्ता फिर इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, फिर वो क्लब खुल गया, क्लब में जब रिंग लगा। तो जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग का क्या प्रोसेस रहा, किस तरह दोनों भाइयों ने एक साथ स्टार्ट किया था या वो ऑलरेडी कर रहे थे? एक साथ स्टार्ट किया था दोनों ने। तो किस तरह से वो प्रोसेस था, किस तरह से आपने सर को अप्रोच किया और किस तरह से सारा आपका वो जो है लाहे अमल रहा उसमें? वही मैं बता रहा हूँ आपको, देखा था क्लब देख रहे थे ना, क्रिकेट क्लब ढूंढ रहे थे हम। तो मैं इसलिए थोड़ा तफसीली जानना चाहती हूँ ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे ताकि वो आपको देखें ना तो उनको पता हो, आइडिया हो कि ये पूरा रोड मैप है, किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली स्टार्ट हमने की थी ये सेल्फ डिफेंस के लिए, फिर आस्ता आस्ता इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर वो आस्ता आस्ता जब इवेंट विन करने शुरू किए तो फिर और मजीद इंटरेस्ट बढ़ता रहा कि आगे जाना है और आगे जाना है, आगे तक जाना है। इंशाल्लाह अब नेशनल लेवल तक किए हैं, इससे आगे इंशाल्लाह अब आगे तक ड्रीम है इंटरनेशनल लेवल तक, ओलंपिक तक खेलना है अभी इंशाल्लाह। तो कितना टाइम लग गया अपनी फर्स्ट अचीवमेंट तक जाने के लिए? कितना अर्सा आपने ट्रेनिंग की, कितना टफ था वो सारी चीजें? 2 से 2.5 साल लग गए मुझे। अच्छा, 2-2.5 साल की मेहनत जो है वो माशाल्लाह से इस तरह से रंग लेकर आई। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम आप दिन में देते हो अपनी जो है वो ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए? 1-1.5 घंटा सुबह टाइम
और 1-1.5 घंटा। अर्ली मॉर्निंग सुबह में? फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं चल जाता पार्क में रनिंग करने, वहाँ पे फिर फिजिकल करनी सारी फिजिकल, फिर रात को टाइम फिर शेडो वेडो राइडिंग शेडी कर लेनी कुछ। तो इन बिटवीन दिन भर का क्या शेड्यूल रहता है? आप क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे हो, स्टूडेंट भी हो। सुबह उठता हूँ तो फजर के टाइम उठ के मैंने जाना है गेम करने, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जाना है गेम करने, गेम करके आके फ्रेश होना, फ्रेश होकर मैंने फिर कॉलेज के लिए जाना, कॉलेज से आगे थोड़ी सी रेस्ट करनी, फिर थोड़ा वो जो सा कॉलेज का काम वर्क देखना, पढ़ना, पढ़ने के बाद 7 बजे टाइम हो जाना इधर गेम का, गेम करने, गेम के आके फिर 1 घंटा देना पढ़ाई को, पढ़ने के बाद देखने के बाद फिर टेस्ट के बाद फिर चलते ऐसे ठीक। मतलब पूरी दिन की जो रूटीन है वो जो है ना अच्छे से पैक है, और आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पढ़ते हैं और आगे कहते हैं हम थक गए हैं और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बच्चे करते नहीं आजकल। आपको भी इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे सारी बात, जैसे आप बता रहे हैं आपके भी बच्चे हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा होता है कि वो फ़ोन में रहें। तो इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा है कि वो बच्चों को फ़ोन से की आदत से हटा के उनको फिजिकल एक्टिविटी में करें, ताकि उससे वो फिजिकल एक्टिव भी रहें, उनकी सेहत भी अच्छी हो, और वो जो है वो मुल्क कौम में आगे बढ़ चढ़ के पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। तो हम अगर थोड़ी सी बात करें फैसिलिटीज़ के हवाले से और इस तरह से, तो कितना बॉक्सिंग का ट्रेंड जो है वो इस टाइम पे कितना अरूज पे है, या कंपैरेटिवली पिछले सालों की निस्बत अब जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद कम हुई है? बेसिकली पहले स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। जैसा कि हम 5 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो तब मोबाइल कोई इतना आम नहीं था, वो बटनों की हद तक ठीक था। अब जो है वो मोबाइल जदीद आ गए, उसमें बच्चे जो हैं वो गेम्स और अदर जो है वो फेसबुक ट्विटर वगैरह पे लगे रहते हैं, तो इस वजह से उनके पास भी टाइम नहीं है, और प्लेयर्स ग्राउंड में बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसा कोई ग्राउंड बच्चों को बना के दें जो पास हो, ताकि वहाँ पर गेम्स की जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली हम अपनी बॉक्सिंग की बात करते हैं, हम तो प्लेयर इकट्ठे करके ले आते हैं, उनको ट्रेनिंग कर देते हैं। आगे हुकूमत वक्त का काम होता है कि उन बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करें, उनको इवेंट्स दें, उनको कैंप्स मुहैया करके दें, ताकि वो बिज़ी रहें इन मामलात में। जैसा कि अब ये इवेंट हुआ है, इसमें भी बच्चे, उनको पता लगा कि हमने 3 साल 4 साल मेहनत की है, तो हम आज खेलें और हम आज रंग ले आएँ। ठीक है, क्योंकि कैंपस में एट अ टाइम बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी बात तलाल में लगी कि आपने कहा कि नेशनल चैंपियन जो है ना ये बच्चा बनेगा और यही जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा और मेडल लेके आएगा? बेसिकली ये होता है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं। पहले एक पूरे पंजाब की एक टीम बननी होती है, पूरे पंजाब भर से 10 डिवीजनों के बच्चे जब आकर ट्रायल देते हैं, उन ट्रायल्स में से निकल के आगे जो हमारी टीम बनती है उसमें जो प्लेयर्स जो होता है वो निखर के बाहर आ जाता है। जब आप देखें पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रायल लेते हैं, फिर डिवीजन लेवल पे लेते हैं, डिवीजन के बाद हम लोग पंजाब के ट्रायल लेते हैं। पंजाब में जब बच्चा विन करके पूरे पंजाब की टीम में आता है, तो फिर ये पूरे सारे सूबों को हम लोग इकट्ठा करके एक इवेंट होता है, उसमें इसने प्रोग्रेस दिखानी होती है। तो डेफिनेटली बच्चे की मेहनत होती है, तो उसने अपनी मेहनत की होती है, तो वो सामने आ जाती है। तलाल, एज अ प्लेयर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये सारी आप compete कर रहे थे, इन सारे इवेंट्स में आप हिस्सा ले रहे थे कि आप अपनी जो है वो मंजिल तक पहुँच सकें और compete कर सकें नेशनल के लिए, तो कितना प्रेशर रहता है उस टाइम आप पे, और कितना इस सब में आपका जो आपका कोच है कितना हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए? प्रेशर तो बहुत होता है जब पहली फाइट होती है, बड़ा इवेंट था, फर्स्ट टाइम खेलना था। प्रेशर से वैसे ही आधा स्टेमिना तो दूसरे ही लूज हो जाता है, इसलिए मोटिवेशन चाहिए होती है बैकअप से मतलब कि खेलता प्लेयर नहीं खेलता, प्लेयर जब अंदर जाता है प्लेयर का सुन हो जाता है दिमाग, जो बाहर देखते हैं ना वो खिलाते हैं। प्लेयर के जो सा बैकअप अच्छा हो ना, प्लेयर इसलिए विन करता है, उसके अंदर कोचेज अच्छे हों तो ज़रूर विन करता है वो लोग। बैकअप अच्छा होना चाहिए प्लेयर का। प्लेयर तो मतलब कि अंदर जाता है, मेहनत ज़रूर प्लेयर की होती है, मतलब कि वो अंदर जाके जब प्रेशर की वजह से वो बिल्कुल मूव हो जाता है उसका दिमाग। बैकअप पे जो खिलाने वाला होता है वो अच्छा होना चाहिए, बताया कि आपको ये कम्बिनेशन मारोगे, वो मतलब कि वो बाहर से जो देखता होता है ना, उसको जो प्लेयर देखता है वो और देखता है, जो उनसे बाहर से बंदा देख रहा होता है ना वो कुछ और देख रहा होता है, मतलब कि क्लियर देख रहा होता है कि इसको ये कम्बिनेशन लगेगा, इसके लगेगा, मतलब अंदर से तो मुझे तो ये होगा बस मैंने इसको गिराना है, किस तरह से गिराना है। अब वो बाहर से जो सा बंदा देखेगा टेक्निकल पंच कैसे लगेगा, कहाँ से लगेगा, कहाँ जगह बन रही है, कहाँ मारेगा तो लगेगा, वैसे बैकअप अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो ये जैसे अभी आपने बात की, तो ये सारा मेंटल गेम है।
आप जितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हो उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से रिंग में एक्सेल कर पाते हो। बिल्कुल आप एक्टिव होते हो, क्योंकि उस टाइम पे आप जब हम अपने क्लब में या अपनी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें पता था हमारी टीम है, कोच हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो मैसिव ऑडियंस भी होती है, जो देखने वाले होते हैं उनका रिस्पांस भी समटाइम बहुत ज़्यादा बच्चे को जो है ना वो या तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से बूस्ट दे देता है आपके कॉन्फिडेंस को, या एकदम से आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिंग के अंदर तो प्लेयर खेल रहा होता है लेकिन उसका कोच जो रिंग के बाहर है उसकी सपोर्ट कैसी होनी चाहिए? बेसिकली यही होता है कि प्लेयर्स अंदर होता है और जैसे कि टीवी मैच होता है दोनों उसका के लिए रिमोट होता जो है। है वो हमारे हाथ में होता है। हमें बेहतर पता होता है कि इस रेंज में आप लेफ्ट मार रहे हो या राइट मार रहे हो, तो उसकी पूरी एक हमें पता होता है कि जब प्लेयर जो होता है उसके कान कोच की तरफ होते हैं। कोच ने जब बोलना है लेफ्ट, वहां पे इसने लेफ्ट मारनी है तो वो मतलब लगेगी। वो जो कनेक्ट उस टाइम पे जो होता है। आपका कम्युनिकेशन है वो हाँ भी जी। बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको एट अ टाइम अपने माइंड को प्रेजेंट रख के सामने जी। वाले को कम्पीट भी करना है, पंच भी लगाना है, और आपके साथ भी उनका कम्युनिकेशन बहुत हाँ। अच्छा होना चाहिए। वो यही होता है कि जब उसमें वो कर रहा होता है, जब हम कोचेज जो हैं वो बताते हैं कि लेफ्ट दे, लेफ्ट मारता है, राइट दो, राइट मारता है, अपर कर दो, अपर हुक दो, हुक मारता है, तो फिर वहां पे वो प्लेयर, वही प्लेयर जो होता है वो कामयाब होता है कि जो कोचेज की आवाज के ऊपर वो खेल रहा होता है कि भाई यहाँ पे मैंने खेलना है, फट एक सेकंड में पंच निकालना होता है। तो क्योंकि कोच- जारी बात है आप सिर्फ सामने से देख रहे होते हो, लेकिन जैसे बाहर वाला है वो सारे रिंग का उसको पता होता है कि दूसरा कंपेटिटर भी क्या कर रहा है। हम इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कि किस तरह आप बॉक्सिंग में अपने करियर को बना सकते हो, और हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती इदारे हैं वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कितना और ज़्यादा ज़रूरत है इस खेल पे तवज्जो देने की। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग के हवाले से, बहुत सारे मसले भी हैं, लेकिन हमारे पास आज जो स्टूडियोज में हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं तलाल, वो इस चीज़ की हमारे लिए मोटिवेशन है, एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो अर्ली एज में उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो किस तरह एक्सेल करें स्पोर्ट्स को लेके और किस तरह से अपना करियर इसमें बनाएं। तो हमारे पास अगर ये बच्चा इस उम्र में कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ी सी मोटिवेशन की और थोड़ी सी गाइडेंस की, और फिर उसके बाद आपकी मेहनत है और आपके ट्रेनर की मेहनत है, और उसके बाद जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि तलाल के पास भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसके बावजूद उनका हौसला, हिम्मत और उनकी मेहनत है कि वो आज इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। हम अगर बात करें थोड़ी सी इस हवाले से कि कौन सी परफेक्ट एज है बॉक्सिंग में आने के लिए, तो कितना साल का बच्चा जो है वो एलिजिबल होता है ट्रेनिंग में जो है वो प्रॉपर आने के लिए? बेसिकली जो एज पिन वेट से शुरू होती है, यानी कि 32-33 केजी से जब बच्चा उसका वेट आ जाता है तो फिर उसको अपनी गेम स्टार्ट कर लेनी चाहिए। जैसे कि 7 साल का बच्चा जो है वो 30 केजी तक पहुंच जाता है। 7 साल से लेकर तो 44 साल से नीचे जो है वो प्लेयर जो है वो बॉक्सिंग खेल सकता है। तो उसमें यही होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो पिन वेट के बच्चे हैं उनको ज़्यादातर टाइम दें। जब बच्चा 20 साल से ऊपर जाता है तो उस वक्त ये होता है कि आज पाकिस्तान का जो हाल है उसमें बच्चा काम की तरफ राग़िब हो जाता है। उस पर हमारी मेहनत जो होती है वो 20 साल 18 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे पे हम जो मेहनत कर रहे होते हैं वो हमें पता होता है कि ये 2 साल बाद ये ख़त्म हो जानी हमारी मेहनत, क्योंकि इसने या तो काम पे लग जाना है या तो इसकी शादी वगैरह का सिस्टम शुरू हो जाना है, तो फिर हम लोग बेबस हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम पिन वेट से शुरू करें, 7 साल के बच्चे को तैयार करें। जब वो 11 साल 12 साल 14 साल तक वो पहुंचता है तो तब तक वो बेहतरीन खिलाड़ी बन जाता है कोई भी गेम। और किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एज है, कितनी एज लिमिट है? बेसिकली अब ये यूथ हुई है, उस जूनियर हुई है, यूथ के भी हमारे इवेंट्स हैं, फिर इस एलीट के हैं, वेट वाइज एज वाइज जितने भी हमारे इवेंट्स हैं वो 14 साल से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो तलाल इस हवाले से मैं आपसे भी जानूंगी कि जिस तरह से सर ने बात की कि वेट को लेकर बढ़ा, तो आप पे कितना कि वेट का बैलेंस रखना, इसमें डाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह की डाइट आप लेते हो? कि डाइट के अगर वेट कम करना हो तो डाइट को साफ रखना है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूस चपाती बंदा बहुत कम करें। मेरा वेट तो ठीक था इसलिए मैंने कोई डाइट नहीं की, ठीक है, डाइट अपनी सही रखी है।
क्योंकि वो बेसिकली ये होता है ना, डाइट करो ना, फिर वो गेम करते हैं साथ, फिर कमजोरी बहुत हो जाती है वेट लूज करने की वजह से, फिर वो प्लेयर रिंग के अंदर नहीं खेल होता, फायदा ही कोई नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा वेट कम नहीं करता। गेम में जो वेट कम हो जाए वो सही है गेम करके, वैसे मतलब कि डाइट कम करके वेट कम करना वो उसके हक में नहीं हूँ मैं। वैसे भी जब भी आपने वेट या तो बढ़ाना हो या आपने कम करना हो ना, तो उसमें खाने पीने का बड़ा होता है कि बैलेंस किस तरह से रखना है। आप सब कुछ छोड़ दोगे तो उसे कमजोरी आएगी आप पे, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता। तो कौन सी ऐसी चीज़ फेवरेट थी जो आपको लगा कि गेम की? वैसे तो मैं बाई के फास्ट फूड तो खाता ही नहीं था शुरू से ना। मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ी थी, कोल्ड ड्रिंक मैंने पी नहीं है, 2 माह हो गए, 2 माह मैंने छोड़ दी थी कोल्ड ड्रिंक की वजह से। कोल्ड ड्रिंक बहुत छोड़ी है, और एक और बड़े पाए जो से होते हैं वो छोड़े थे, उससे वेट बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बढ़ जाता था वो जब मैं खाता था, इस वजह से वो 2-3 माह तक। तो शुरू में मुश्किल होती थी कि हाँ पसंदीदा चीज़ है, अम्मा के हाथ की कोई बनी हुई चीज़ पड़ी है, या बाहर से बच्चे होते हैं ना, यूजुअली आपकी एज में तो बच्चों को बड़ा होता है कि अच्छा चीज़ें एक्साइट कर रही हैं, अच्छा फ्लेवर मिलना चाहिए, तो उसमें कितना वो फील हुआ कि अच्छा गेम के लिए मुझे ये चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा? गेम के लिए वाकई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब बंदे को होता है कि इतनी मेहनत की है, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर वो कहता है इतनी मेहनत की है, अब आगे एंड पे खा लूँ तो फिर सारी मेहनत ज़ाया, इसलिए फिर वो ऑटोमेटिकली जेल में कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है खुद को, दिल मारना पड़ता है ना कहीं ना कहीं बच्चों को। क्योंकि मेहनत इतनी की होती है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ये जेल में होता है, माइंड में चलता है, फिर वो बंदा हटता है। सही। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे डाइट चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डाइट चार्ट अब बच्चों को खुद से बना के हर चीज़ बताते हैं, और वो सारे डाइट का जो अखराजात हैं, खर्चे हैं, क्या बच्चा वो अपना बाय सेल्फ उसको बेयर करता है, या फिर वो जो है वो इदारे की तरफ से, किस तरह से ये सारा प्रोसेस रहता है? देखिए, ये ऐसे ही होता है, जब पाकिस्तान में यही होता है कि जब कैंप लगते हैं तो उसमें डाइट प्लान जो भी होता है वो कैंप की एसोसिएशंस या फेडरेशंस या इदारे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी है, डिवीजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने कैंप के दौरान में इन्होंने मुहैया करना होता है। अदरवाइज जो इवेंट्स आते हैं उसमें प्लेयर्स ने खुद से अपने पास से करना होता है, तो यही बात सारा डाइट में। और अगर इंटरनेशनल या पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स सिस्टम को देखें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी बेहतरी है? दूसरे ममालिक किन चीज़ों में हमसे बहुत आगे हैं, और पाकिस्तान को अभी भी उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि हम अच्छे से बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, उनके खाने पीने क्या हर चीज़ का, अगर उनको हम अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह के प्लान बनाए जाएँ कि बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अच्छे से एक्सेल कर सकें, वो हर एक जो है ना वो पोर्शन में जो है अपना 100% दें। हाँ, 99 में या 95 में जब हम लोग खेला करते थे, उस वक़्त बच्चों को वजीफ़े मिला करते थे, 500, 1000, 2000, 3000, इस तरह का कोई प्लान करें ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको पता हो कि हमने मंथली हमें 1000 रुपया भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी या डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलता है, तो बच्चे को पता होगा कि मैं पूरे महीना जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगा। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो बच्चा जो है वो पाकिस्तान लेवल पे पहुंचेगा। तो हमारे यहाँ अब वो कंसर्न रहा नहीं कि प्लेयर्स जो है वो बेचारे अपने घरों से खाते हैं, अपने घरों से ही अपनी फिजीक का सारा प्लान लेकर निकलते हैं। तो हमारे पास जब ग्राउंड में आते हैं तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम कोई फीस नहीं लेते। हमारे जितने भी क्लब्स हैं उनमें हम लोग किसी से फीस नहीं ले रहे। तो बाकी सारे कराटे या अदर गेम्स हैं वो अब बाकायदा तौर पे फीस जो है वो ले रहे हैं। आप भी एक टाइम पे जो बॉक्सर रहे हैं, आपने सारे चैलेंजेस को फेस किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जो बॉक्सर्स हैं उनकी और आपके टाइम पे जो जब आप बॉक्सिंग करते थे, कितना डिफरेंस है दोनों की सिचुएशन में, दोनों की कंडीशन, हालात और प्रॉब्लम्स में? हम जब खेलते थे तो उस वक्त ये था कि हमारे एक वेट में यानी कि 48 kg में अगर मैं खेलता था तो मेरे वेट में 10 लड़के हुआ करते थे। अब ये आलम है कि हमारे अगर इस वक्त खेल रहे हैं तो बच्चे उनके पास 48 kg में हमारे पास 3 या 4 प्लेयर होंगे पूरी डिवीजन में। उस वक्त एक क्लब के अंदर सिर्फ 8 वेट हुआ करते थे 48 kg। इसी तरह हमारे पास 100 की तादाद होती थी। तो हम लोग गेम करते थे और मार खा खा के हमारी आंखें और पूरी नील के साथ भरी होती थी। अब तो चीज़ें हैं ही नहीं, वो ख़त्म हो गई, वो हर चीज़ जो है वो नहीं मुहैया हो रही बच्चों को।
ठीक है। फिलहाल आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और माशाल्लाह से आपने जो है वो चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, तो एज अ प्लेयर, एज अ बॉक्सर, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको फेस करना पड़ रही हैं स्टिल? फेस वो जब मेहनत करनी पड़ती है तो अंदर से फीलिंग आती है। जब गर्मी में तो ये जो सा गर्मी का ये माह तो मुझे बहुत ही मुश्किल ही गेम करते हैं, क्योंकि जब गर्मी लगती है तो दिल करता बस करो यार छोड़ दो, फिर बाद में याद आता है नहीं यार रिंग पे कुछ करना है इस बार, इसलिए फिर बंदा वो उस आड़ में फिर शुरू हो जाता है, थक के भी हार के भी। बट गर्मी बहुत ही, ये जो से 2 माह थे मुझे बहुत ही मुश्किल रही है गेम करने में, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत थी। मिनट से पहले तो पसीना आ जाता था, पसीनी ऐसे हो जाता था जिसमें पानी की कमी मैंने, इस वजह से भी घर वाले कहते रहते थे कम गेम करा करो, कम गेम करा करो, लेकिन नहीं, मेरे ज़हन में होता था कि नहीं इस बार गोल्ड इंशाल्लाह लेना है। तो इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट को किस तरह से आपको कंपलसेट करना चाहिए? गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए? एज अ प्लेयर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की आप चाहते हो कि इस तरह का सेटअप जो है ना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो। प्रॉपर इनको चाहिए टाइमिंग दे, मतलब कि क्लब को फैसिलिटीज़ दे के बच्चे को पूछे कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। गम शीट, बैंडेज, क्लब में पहली बात तो ये है कि सामान ही नहीं पूरा है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ना सैंड बैग्स है वहाँ पे, ना वो दूसरे क्या कहते हैं उसको रिंग है। रिंग मेन चीज़ जिस पे स्पारिंग करनी है, जिससे सेटअप सारा सेट होना है कि कैसे खेलना है, रिंग पे खेलेंगे जाके। ना रिंग है, मेन चीज़ रिंग है, क्योंकि रिंग पे गेम है, उसके अलावा तो हमारी गेम ही नहीं है। इनको चाहिए कि हमें रिंग फैसिलिटेट करके दें कहीं से भी। सर ये तो सारे हालात हो गए जो मुश्किलात हैं। एक मैं आप दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी जानना चाहती हूँ कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच और एज अ लर्नर आप दोनों का आपस में कैसा रिलेशनशिप है? पहले तलाल आपसे जानेंगे, फिर सर से, क्योंकि सर पे बाद में आएंगे ना, पहले बच्चे का पूछें कि सर की तरफ किस तरह का आपका आपस में रिलेशनशिप, किस तरह का बॉन्ड है आपका? सर की मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब फ्रेंडली, ज्यादा सख्त तो नहीं है, डांटते वांटते? फ्रेंडली माहौल है, फ्रेंडली। गेम का टाइम गेम है, उसके बाद फ्रेंडली माहौल है। सर ने कहा होगा कि गेम जब करनी है तब तो साथ फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि नरमी के साथ तो कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि उनकी सख्ती आपके काम आएगी। आप शाइन करेंगे, वो जितना कहते हैं ना कि जितना जोर से जर्ब लगती है उतना ही अच्छी शेप में जो है वो चीज तराश के आती है, तो जारी बात है उनकी सख्ती आप ही के काम आएगी। जी रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपका स्पेशली तलाल के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ एज अ कोच, एज अ ट्रेनर किस तरह का जो है ना वो बॉन्ड है? मेरा माशाल्लाह से सभी बच्चे जो हैं वो एक लेवल पे ही, हमने सबके साथ एक जैसा प्यार है, और किसी के साथ भी इतना नहीं होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से से या बहुत ज़्यादा बच्चे को नर्वस कर देना, या बच्चे को किसी मेंटली तौर के ऊपर आप उसको, अब बच्चे जो हैं उनको बड़ा उनका दिमाग देखकर और समझकर कि अगर इस बच्चे ने आज ट्रेनिंग करनी है तो कोच को इतनी अकल सूझबूझ हो कि प्लेयर आपके सामने खड़ा है तो उसकी पूरी स्कैनिंग करें, क्या आज इसकी ट्रेनिंग करने को दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उस हिसाब के साथ ही हम लोग हर बच्चे को जो है वो अकेले बच्चे को हम देख लेते हैं कि भी इसने आज ट्रेनिंग करनी है, सर जी मेरा दिल नहीं कर रहा तो बैठ जाए या दूसरा कर ले, बाकी बच्चे जी सर। तो ये सारा प्लान हम लोग लेके चलते हैं कि हमें पता होता है कि कौन सा बच्चा जो है वो उसकी तबीयत दिल कर रहा है, बजाय वो छुट्टी नहीं उसने की, अगर वो आ गया ग्राउंड में तो वो ग्राउंड में आके सिर्फ बैठ ही जाए, उसके लिए वही होता है, वही बेहतर होता है कि वो बैठ के बॉक्सिंग को पिक कर रहा होता है, वो उसके लिए सबसे बेहतर और अच्छा होता है। बिल्कुल, और वैसे भी जो साथसा है वो वैसे भी कहते हैं रूहानी माँ बाप की तरह होते हैं, और बच्चों को किस तरह से लेके चलना है वो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। जारी बात है कि अगर आप बच्चे पे हमेशा प्रेशर रखोगे, उसको फोर्स करते रहोगे तो वो फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। इसी तरह सेम दैट टाइम अगर आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो तो कभी आपस में पार्टियाँ भी करते हो, कभी होता है कि अच्छा आप चैंपियनशिप कर ली जैसे आपने अचीवमेंट की और उसके बाद की क्या सेलिब्रेशन रही, फिर कहते हैं ज़रा सर कि आज खुल के खाओ पियो, या कोई महीने में या हफ्ते में कोई चीट डे होता है आपका? मतलब कि बेसिकली जब इवेंट पास आता है तो 1-2 माह तो हमें फिर पूरा मतलब सेटअप के साथ रहना पड़ता है कि ना कुछ हो जाए, तबीयत ना खराब हो जाए, मतलब कि फिट रहें, ना वेट कम ना हो, बढ़ ना जाए ज़्यादा। उससे पहले तो बाद में मतलब कि ठीक ठाक जैसे रहते हैं आम जिंदगी वैसे गुजारते हैं। सही है, ज़्यादा मुश्किल जिंदगी नहीं है स्पोर्ट्समैन की भी, हम भी मतलब सर के साथ बहुत अच्छे से।
सर ट्रेनर की भी अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों को ट्रेनिंग में, क्योंकि कोच बहुत अहम रोल इसमें प्ले करता है, तो कितना ज़्यादा जो आजकल आप देखते हैं, आप अपने क्लब की या दूसरे क्लब्स की अगर बात करते हैं, तो ट्रेनर्स का कितना अवेयर होना और कितनी अवेयरनेस रखना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी फिजिक भी है। आपने ये भी देखना है कि बच्चों की कहीं कोई बॉडी का कोई पार्ट, कोई बोन उनकी डैमेज नहीं हो जाए, किस तरह से कौन सी ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो आप बच्चों को सिखाते हैं कि ताकि वो अच्छे से जो है फील्ड में एक्सेल कर सकें। जी, वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जहाँ पे हम रेफरी हम लोग खड़े होते हैं उसको देख रहे होते हैं कि प्लेयर अगर स्पारिंग कर रहा है तो स्पारिंग के अंदर बॉक्सर अगर गलत पंच मार रहा है, बाहर से पंच दे रहा है, तो इमेच्योर बॉक्सिंग में यही होता है कि आपने सीधे पंच मारने हैं, फेस के लेकर बैली तक आपका वो टारगेट होता है, बैक पे नहीं मारना। तो वहीं पे हम लोग उसको स्टॉप कर देते हैं। वो यानी कि चोट लगने का बहुत कम चांसेस होते हैं। चलें सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। तलाल, आपका बहुत शुक्रिया, और फ्यूचर के लिए हम आपको ढेरों ढेर विशेष देते हैं कि अल्लाह करे कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और आप इसी तरह से जो है वो एक्सेल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बॉक्सिंग की खेलों की बात करें तो चाहे खेल कोई भी है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, आपका जो भी आपका पसंदीदा खेल है आप उसमें जाएं, एक्सेल करें। और इसमें हुकूमती इदारों से जो है स्पेशली है वो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लेयर्स को उस तरह से कंपलसेट किया जाए, उतनी फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो आगे बढ़कर नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल फोरम पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास।